नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज अपन राजस्थान के भूगोल में जनजातियों से संबंधित टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। जनजातियों में राजस्थान की जनजाति के अंतर्गत अपन मुख्य रूप से 4 जनजातियों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले भील जनजाति के बारे में, उसके बाद में मीणा जनजाति के बारे में, उसके बाद में सहरिया जनजाति के बारे में और चौथी गरासिया जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। इन जनजातियों का अपन अध्ययन करने से पूर्व अपन को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जनजाति किसे कहते हैं। जनजाति का सीधा सा तात्पर्य ये होता है कि ऐसा व्यक्तियों का या मानव का समूह जिनकी अर्थव्यवस्था, समाज, साक्षरता या कोई भी अन्य चीज़ महत्वपूर्ण तरीके से न हो या असभ्य हो या सांस्कृतिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं हो, अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं हो, उसको अपन जनजाति के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजी भाषा में इसे एसटी के रूप में भी जान सकते हैं। सबसे पहले अपन राजस्थान की जनजातियों में सबसे प्रमुख जनजाति के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। जनजाति का नाम आएगा भील जनजाति। भील जनजाति के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि यह राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। वैसे जनसंख्या की अपन बात करते हैं तो मीणा जनजाति की जनसंख्या फर्स्ट नंबर पर आती है और भील जनसंख्या उसके बाद में आती है। लेकिन इनकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजातियों में भील जनजाति का नाम आता है। उसके बाद में इस जनजाति की उत्पत्ति या उद्भव की अपन बात करते हैं। भील जनजाति की उत्पत्ति या उद्भव की बात करते हैं तो दक्षिणी भारत में एक भाषा है द्रविड़ भाषा। द्रविड़ भाषा का एक शब्द माना जाता है, उसका नाम आता है भील। इस भील शब्द से ही इस भील शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ यह होता है तीर, कमान, या ये भी कह सकते हैं इसे धनुष कमान के रूप में भी जान सकते हैं। यानी कि भील शब्द की जो अर्थ होता है वो तीर कमान या धनुष कमान माना जाता है। दूसरी अपन बात करते हैं, जो अधिकतर इतिहासकार जो है, इतिहासकारों के अनुसार भील जनजाति की उत्पत्ति जो मानी जाती है वो ये कहते हैं कि यह जो भील जनजाति है भगवान शिव शंकर या महादेव की संतान मानी जाती है या महादेव से उत्पन्न मानी जाती है। अगली और बात करते हैं अपन तो संस्कृत साहित्य के अनुसार भील जाति की बात करते हैं तो यह मानी जाती है निषाद जाति से मानी जाती है। निषाद जो जाति है यह भी क्या है आपकी भील जाति ही मानी जाती है। और अपन बात करते हैं अपन तो हिंदू का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है महाभारत। महाभारत में एक नाम आपने सुना होगा, सबसे अच्छा धनुर्धर था, उसका नाम था एकलव्य। यह एकलव्य भी एक भील जाति का ही आदमी था। अगली और बात करते हैं अपन रामायण काल में भी भील जाति का उल्लेख है। एक नाम पढ़ा होगा आपने सबरी भील,
जिसने आपने कथाओं में पढ़ा होगा कि इस औरत ने, इस महिला ने के झूठे बेर भगवान श्री राम ने खाए थे। इसका मतलब रामायण काल में भी भील शब्द का उल्लेख माना जाता है। उसके बाद में राजस्थान के जो जनक है, राजस्थान इतिहास के जो जनक हैं, कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान इतिहास के जनक जो हैं, इन्होंने भील जाति को एक नाम दिया, उनको कहा वनपुत्र कहा। क्या कहा? वनपुत्र, क्योंकि यह जनजाति मुख्य रूप से वनों में ही निवास करती है। इस कारण से राजस्थान इतिहास के जनक ने इनको क्या कहा? आपको वनपुत्र के रूप में जाना गया। उसके बाद में एक प्रसिद्ध भूगोलवेता थे टोलमी। टोलमी महोदय ने भील जनजाति को एक शब्द से नवाजा गया, उस शब्द का नाम है फिलाइट। टोलमी ने भील जनजाति को क्या कहा? फिलाइट नाम से संबोधित किया गया। फिलाइट का सीधा सा तात्पर्य होता है तीरंदाज, तीरंदाज कहा जाता है। यानी कह सकते हैं टोलमी ने भीलों को क्या कहा? तीरंदाज के रूप में जाना गया। उसके बाद में बात करते हैं एक जो प्रमुख समाजशास्त्री थे मजूमदार। मजूमदार ने भीलों की जो उत्पत्ति मानी या भीलों के बारे में यह कहा कि यह जो जनजाति है, यह जनजाति एक निग्रिटो प्रजाति की मानी जाती है। निग्रिटो जनजाति या निग्रिटो प्रजाति की मानी जाती है। ये किसने कहा? आपका मजूमदार ने कहा। उसके बाद में एक प्रसिद्ध विद्वान है, उसका नाम है रोन। रोन नाम के विद्वान ने एक किताब लिखी थी। इस किताब का नाम आता है वाइल्ड ट्राइब ऑफ इंडिया। वाइल्ड ट्राइब ऑफ इंडिया, यानी कि बहुत बड़े, यानी कि जनजातियों के बारे में एक किताब लिखी, इसने लिखी रोन ने। और इस किताब में भीलों को यह बताया कि ये जो भील जाति है या भील जनजाति है, मुख्य रूप से कहाँ की मानी गई है? यह मारवाड़ की मानी गई है। यानी कभी मान लो प्रश्न आ जावे कि रोन महोदय ने भीलों की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई, तो भीलों की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई? मारवाड़ से मानी गई। ये जो टॉपिक होता है आपका मुख्य रूप से उत्पत्ति और उद्भव से टॉपिक था। उसके बाद में भीलों के बारे में अपन देखते हैं कि भीलों का जो विस्तार है राजस्थान में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। भीलों का जो विस्तार राजस्थान में किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी कि बात करते हैं क्षेत्र या विस्तार। भीलों का कहाँ निवास करते हैं, उनका क्षेत्र कहाँ है और विस्तार कहाँ कहाँ है, या राजस्थान के किन किन जिलों में पाया जाता है, तो उसको एक भाषा में कह सकते हैं कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में या दक्षिणी राजस्थान में भील जनजाति का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। इनमें भी जो सर्वाधिक जो विस्तार पाया जाता है वो पाएगा आपका उदयपुर जिले में सर्वाधिक भील जनजाति निवास करती है। उसके अलावा चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उसके बाद डूंगरपुर, राजसमंद और कुछ भीलवाड़ा में भी भील जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। भील जनजाति के बारे में और आगे अपन उत्पत्ति के बाद में विस्तार की बात करते हैं। भील जनजाति को और अपन विस्तार से पढ़ेंगे कि एक एक टॉपिक लगा अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ लिया निवास के बारे में, देखते हैं अपन। दूसरी बात करते हैं अपन तो निवास के बाद में दूसरा टॉपिक आता है उसका भोजन किस प्रकार का है। उसके बाद बात करते हैं वस्त्र की, बात करते हैं कि वो
किस प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं। उसके बाद करते हैं तो इनकी पारिवारिक संरचना किस प्रकार की है। उसके बाद बात करते हैं तो भील जनजाति में भाषा कौन सी प्रयोग की जाती है। उसके बाद बात करते हैं अपन तो समाज आता है। उसके बाद बात करते हैं तो नृत्य कि भील जनजाति कौन कौन नृत्य करती है। और इसी के साथ में एक चीज़ और आती है कि भील जनजाति कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं। उसके बाद एक चीज़ होती है धर्म के बारे में बात करेंगे अपन। उसके बाद बात करेंगे अपन सबसे महत्वपूर्ण कि भील जनजाति की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। और एक चीज़ और इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं, वो पढ़ेंगे अपन विवाह के बारे में। इन सभी बिंदुओं पर अपन एक एक करके अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन तो निवास की बात करते हैं अपन। निवास कोई भी जनजाति हो कि उनकी संस्कृति सही ढंग से विकसित नहीं हुई है तो इनका जो मुख्य जो निवास जो है वो पहाड़ों पर या उनकी घाटियों पर या ढलान वाले क्षेत्रों पर या पहाड़ी चोटियों के आसपास में इनका मुख्य रूप से निवास पाया जाता है। निवास स्थान में कुछ शब्दावलियां हैं वो आपको हल्की सी मालूम होनी चाहिए। जैसे एक होती है कु, एक होता है टापरा और एक होता है कु टापरा, एक होता है फाल। यह भील जनजाति के कुछ शब्दावलियां हैं, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। कु कहो या टापरा कहो या फाल कहिए, ये सभी जो हैं भील जनजातियों के घर कहे या कह सकते हैं बस्तियों को कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि कु शब्द का क्या तात्पर्य होता है, कु किस जाति से संबंधित है, तो वो आगे आपकी भील जाति से संबंधित मानी जाती है। और कु का जो मतलब होता है वो होता है भील जातियों के घरों को कु टापरा या फाल के रूप में जान सकते हैं। उसके बाद आता है पाल। क्या होता है? पाल को बोलते हैं गांवों का समूह। पाल को कहते हैं गांवों का समूह रूप में पाल को जाना जाता है। और एक शब्द और होता है, उसका नाम होता है फला कह सकते हैं। ये हो सकता है बड़े गांव कहते हैं अपने आप। ये प्रमुख इसमें शब्दावलियाँ पाई जाती है निवास स्थान को लेकर के। अगला टॉपिक आता है अपना भोजन। कि भोजन कि भील जनजाति किस प्रकार का भोजन करती है। भोजन की बात करते हैं अपन तो कि जनजाति है, कोई विकसित जाति नहीं है, तो यह जाति मुख्य रूप से इसका जो भोजन होता है मक्का की रोटी खाती है, प्याज कांदे का प्रयोग करते हैं, या एक और कह सकते हैं खम्मण ढोकड़ा भी बनाती हैं। और जब कोई त्यौहार आता है या कोई अच्छा दिन आता है तो वह मक्के के से ही अपना पकवान अच्छे से बनाती है। और भोजन में कई बार वहाँ के लोग या उस जनजाति के लोग देसी शराब का प्रयोग करते हैं, देसी शराब का। और देसी शराब जो बनती है वो मुख्य रूप से बनती है महुआ से बनती है। उस शराब को कहा जाता है मावड़ी। प्रश्न ये पूछा जा सकता है मावड़ी क्या चीज़ होती है। मावड़ी होती है देसी महुआ से बनी हुई शराब मानी जाती है। अगली बात करते हैं अपन वस्त्रों के बारे में। पहली चीज़ तो ये है कि जनजाति जो है या भील जनजाति जो हैं वस्त्र बहुत छोटे पहनते हैं, कोई स्टैंडर्ड का वस्त्र पहनते नहीं हैं। इसकी बात करते हैं अपन तो वस्त्रों में दो टाइप्स हो गया। एक तो होते हैं पुरुष, एक होते हैं स्त्रियाँ। कि दोनों किस किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। पहले मैंने कह दिया कि इस जनजाति के लोग जो है वो कम वस्त्रों का प्रयोग करते हैं क्योंकि उनके पास में रुपए पैसे होते नहीं हैं, तो यह कम वस्त्रों का ही प्रयोग करते हैं। पुरुष की अपन बात करते हैं तो पुरुष जो वस्त्रों का उपयोग करते हैं वह उपयोग करते हैं मुख्य रूप से बात करते हैं, एक तो धोती पहनते हैं,
एक पहनते हैं अंगरखी पहनते हैं, धोती पाँव में और अंगरखी अपने शरीर को ढकने के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन इनमें भी कई सारे शब्दावलियाँ ऐसी होती है जो आपको पूछी जा सकती है कि ये क्या चीज़ है। जैसे सबसे पहले पूछा जाता है कि पोत्या क्या चीज़ है। पोत्या का तात्पर्य ये होता है कि भील जाति के द्वारा जो माथे पर एक साफा पहना जाता है उसे अपन पोत्या के रूप में जानते हैं। दूसरा आता है खोयतु का तात्पर्य होता है जो भील जनजाति का जो पुरुष है वो छोटी लंगोटी जो पहनते हैं उस लंगोटी को खोयतु के रूप में जाना जाता है। और एक और आता है देपाड़ा का मतलब क्या, धोती। और धोती भी कौन सी, बिल्कुल तंग धोती, यानी कि छोटी धोती को अपन क्या कहते हैं, देपाड़ा के रूप में जाना जाता है। स्त्रियों की बात करते हैं तो इस जनजाति के जो स्त्रियां हैं वो मुख्य रूप से घेरदार कहें या लहरदार कहें, घाघरे का उपयोग ज़्यादा करती है। और घाघरा जो होता है वो आपका घेरदार होता है। और इसमें एक शब्द आता है कछाऊ। क्या आता है, कछाऊ। कछाऊ का मतलब होता है घाघरा। प्रश्न पूछा जाता है कछाऊ क्या चीज़ होती है। कछाऊ का सिंपल सा तात्पर्य क्या होता है, घाघरा होता है, जो मुख्य रूप से उस जनजाति की स्त्रियां पहनती है। इसके अलावा इस जनजाति की जो स्त्रियां हैं वो मुख्य रूप से प्लास्टिक की चूड़ियाँ पहनती है, प्लास्टिक की चूड़ियाँ धारण करती है या पहनती है, क्योंकि ये ज़्यादा विकसित नहीं है, इनके पास पैसे नहीं होती हैं सोने चांदी के या धातु की चूड़ियाँ या कुछ ऑर्नामेंट्स या आभूषण नहीं पहन पाते हैं। अगला टॉपिक बात करते हैं अपन तो परिवार के बारे में कि भील जनजाति का परिवार किस प्रकार का है। परिवार की बात करते हैं तो भील जनजाति में इसका जो परिवार माना जाता है वो होता है पितृसत्तात्मक परिवार होता है। कौन सा होता है, पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक तात्पर्य हो गया कि ऐसा घर जिसमें पिता की ही चलती हो, मुखिया पिता ही होता है। तो अगला क्या आ जाएगा कि परिवार में जो मुख्य रूप से जो मुखिया होता है, मुखिया जो होता है कह सकते हैं पिता या दादाजी वहाँ के मुखिया होते हैं। और एक परिवार की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख बात कि यहाँ पर एकाकी परिवार नहीं पाया जाता है, यहाँ पर जो होता है वो सम्मिलित परिवार की प्रणाली पाई जाती है, यानी कि दादा परदादा पोता काका काकी मामा मामी सब लोग एक ही परिवार में रहते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक जो आता है आपका भाषा के बारे में। भील जनजाति के जो लोग जो भाषा का प्रयोग करते हैं, भाषा में आती है, एक आती है द्रविड़ भाषा, एक आती है मुंडा भाषा, एक अपने जो देसी भाषा में कह सकते हैं भीली भाषा। जो भील लोग बोलते हैं उसे अपन बोलते हैं भीली भाषा के रूप में। इनका प्रभाव ज़्यादा पाया जाता है। एक प्रसिद्ध भाषाविद विद्वान का नाम आता है गियर्सन। इस गियर्सन महोदय ने कहा कि भील जनजाति जो भाषाएं बोलते हैं उनमें जो मराठी भाषा है उनका प्रभाव ज़्यादा पाया जाता है। और एक भाषा और आती है, उसमें कह सकते हैं अपन मराठी, या एक भाषा और कहते हैं खानदेशी भाषा। जो खानदेश के जो निवासी लोग बोलते हैं खानदेश या मराठी भाषा का प्रभाव भी भील जनजाति की भाषाओं में मुख्य से प्रभाव पड़ता है। अगली बात करते हैं अपन, अगला टॉपिक आता है समाज की। भील जनजाति का समाज किस प्रकार से है। समाज की बात करते हैं, वो परिवार में शामिल हो जाएगा। समाज में दो तीन चीज़ें हैं कि इसमें गोद लेने की प्रथा है। गोद लेने की प्रथा कि यानी किसी भी बच्चे को गोद लिया जा सकता है, गोद लेने की प्रथा पाई जाती है। और इस जनजाति में घर जमाई भी बनाया जाता है, घर जमाई बनाने की भी प्रथा है, घर जमाई बनाने की प्रथा भी है। और इनमें जो समाज में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि अपने ही गोत्र के लोग अपने ही गोत्र में विवाह नहीं करते हैं, वो निषेध माना जाता है। इसमें दो शब्द और आते हैं समाज के अंतर्गत। एक शब्द तो होता है पालवी,
और एक होता है गमेती। गमेती कह दो या पटेल कह दो, ये दोनों शब्द कई बार पूछे जा सकते हैं कि पालवी क्या होता है। पालवी यानी जो बड़े बड़े बस्तियों वाला जो क्षेत्र होता है, गांव होता है, गांव का जो मुखिया होता है, गांव का मुखिया, उसे क्या कहते हैं अपन, पालवी के रूप में जानते हैं। मैंने कहा पाल बताया सब जानों को, पाल का मतलब होता है गाँव, और पालवी क्या हो गया, गाँव का मुखिया। दूसरा गमेती या पटेल, जो भील जनजाति का जो सर्वोपरि जो मुख्य आदमी होता है, या कह सकते हैं भीलों का मुखिया, भीलों का मुखिया जो होता है उसे क्या कहते हैं अपन, गमेती के रूप में या पटेल के रूप में मुख्य रूप से जानते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन, अगला टॉपिक और आता है विवाह, कि भील जनजाति के लोग जो हैं किस किस विवाह की प्रथा करते हैं, या विवाह में क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट मानी जाती है। इसमें विवाह में देखते हैं नाता प्रथा प्रचलित है, कि मान लो किसी की औरत मर जाती है तो दूसरी औरत लाने का भी इसमें रिवाज है, उसे बोलते हैं नाता प्रथा। एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं अपन वर्तमान में डाइवोर्स या तलाक, तलाक प्रथा भी यहाँ पर मौजूद है भील जनजाति। लेकिन यहाँ पर तलाक की प्रथा कुछ अलग रूप से मानी जाती है। कोई भी स्त्री या महिला अपने पल्लू से कुछ छोटा सा टुकड़ा फाड़ कर, उस छोटे से टुकड़े को फाड़कर उस फाड़े हुए टुकड़े में 1 रुपया रखकर जो वर पक्ष के या जो पंच पक्ष के जो लोग होते हैं उनको जब दे देते हैं तो ये माना जाता है कि उससे क्या हो गया आपका तलाक, या इसे अपन कह सकते हैं विवाह विच्छेद भी कह सकते हैं, यानी कि पति पत्नी अब एक साथ नहीं रहेंगे। उसके बाद कुछ विवाह की अपन बात करते हैं, विवाह में कौन कौन से विवाह प्रचलन में है। एक आता है मोरबंदिया विवाह। कौन सा आता है, मोरबंदिया, यानी कि इसमें चौरी भी होती है, मोर के पंख बांधे जाते हैं, मोरबंदिया विवाह। एक होता है अपहरण विवाह। अपहरण विवाह नाम से स्पष्ट है कि स्त्री का अपहरण करके जंगल में ले जाते थे, उसके बाद 2 या 3 दिन में लौटते थे, वो आपका मुख्य रूप से होता है अपहरण विवाह। एक होता है देवर विवाह। देवर विवाह मतलब ये, जैसे मान लो किसी का बड़ा भाई शांत हो जाता है या एक्सपायर हो जाता है, उस स्त्री को उसका छोटा भाई रख लेता है, उसे बोलते हैं अपन देवर विवाह। एक होता है सेवा विवाह। सेवा विवाह मतलब उस स्त्री को उस पति की सेवा के लिए रखा जाता है, उसे बोलते हैं अपन सेवा विवाह के रूप में जानते हैं। एक होता है क्रव्य, कि किसी स्त्री को खरीद के लाए और जो शादी हो जाती है उसे बोलते हैं क्रय विवाह। उसमें एक शब्द बहुत आता है, सब आता है दापा। दापा, दापा का तात्पर्य ये होता है वर पक्ष के द्वारा कन्या मूल्य चुकाना। वर पक्ष के द्वारा कन्या मूल्य को चुकाना क्या कहलाता है, दापा प्रणाली कहलाती है। अब अगला जो टॉपिक आता है अपना नृत्य या त्योहार। सबसे पहले अपन त्योहार की बात करते हैं, तो भील जनजाति के जो लोग हैं उनका सबसे जो प्रसिद्ध त्योहार जो माना जाता है वो होता है होली का त्यौहार। होली का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास से, बहुत मन से मनाते हैं, और मनाने के दिन भी क्या होता है, लगभग 10 दिन तक मनाते हैं। और इस होली के त्यौहार में मैंने बताया था यहाँ पर देसी शराब मावड़ी का प्रयोग ये बहुत गजब से करते हैं। मावड़ी का प्रयोग करते हुए ये इस त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाते हैं। अगली बात करते हैं अपन, तो नृत्य की बात करते हैं। नृत्य में एक तो होता है नेजा नृत्य। प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछा हुआ कि नेजा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो भील जनजाति के द्वारा। दूसरा आता है जो राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है, वो है आपका गौरी नृत्य। नृत्य का नाम क्या है, गौरी नृत्य। जैसे अपन सामान्य भाषा में रई नृत्य भी कह सकते हैं, कि अपने गाँव में जो रई नाचती है उसको अपन के रूप में भी जान सकते हैं। एक आता है घेर नृत्य।
घेर खेलना एक गरबा जैसे ही होता है, और एक नृत्य होता है आपका द्विचक्री, और एक नृत्य होता है हाथी मना नृत्य। ये प्रमुख नृत्य जो है, ये हाथी मना जो नृत्य है वो मुख्य रूप से जो विवाह के उपलक्ष्य में किया जाने वाला जो डांस होता है या नृत्य होता है उससे अपन हाथी मना नृत्य करते हैं, और ये नृत्य सबसे ज़्यादा पॉपुलर माना जाता है। अगली बात करते हैं अपन धर्म में कि भील जनजातियों की तरफ की अपन बात करते हैं तो यहाँ के जो लोग हैं धर्म में बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी लोग हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं उस धर्म में। इनमें एक शब्द आता है टोटम। भीलों के देवता को क्या कहते हैं? टोटम के रूप में जाना जाता है। क्या बोलते हैं? टोटम, यानी कि होता है भीलों का देवता। एक होता है भोपा, सब जानते हैं अपन, ग्रामीण परिवेश से संबंधित सब अपन। भोपा का तात्पर्य ये होता है जो मनुष्य या जो भील जनजाति का प्राणी झाड़ा फूक का काम करता है, जादू टोने का काम करता है, उसे बोलते हैं भोपा होता है। और भोपा के पास में एक लोग और होता है, उसे कहते हैं भगत कहते हैं। और यह जो लोग हैं या यह जो आदमी हैं वह धार्मिक संस्कार बनाने का या निपटाने का कार्य करने का काम कौन करता है? भगत करता है। और हाँ, उसके बाद में जो अगला जो टॉपिक आएगा कि भील जनजाति की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। भील जनजाति की जो अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं तो यह जनजाति मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है, और कृषि से संबंधित कुछ बिंदु हैं या कुछ वर्ड है जो कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे चिमाता, एक आता है वालरा और एक आता है दजिया। ये तीनों जो वर्ड हैं ये एक प्रकार की कृषि के नाम है, और ये जो कृषि है वह मुख्य रूप से स्थानांतरित कृषि मानी जाती है। स्थान को बदल बदल कर जो खेती की जाती है उसे अपन स्थानांतरित कृषि कहते हैं, या स्लेश एंड बर्न खेती भी कह सकते हैं, दहन और कर्तन खेती भी कह सकते हैं, काटो और जलाओ खेती के नाम से भी इसे जानते हैं। जो राजस्थान के दक्षिणी जिलों में मुख्य रूप से की जाती है उसे चिमाता, वालरा, दजिया। कि किसी के मन में से तीन का कुछ फर्क होगा? हाँ, जरूर है। वालरा का तात्पर्य तो ये होता है दक्षिणी राजस्थान के जनजातियों के द्वारा की जाने वाली खेती कहते हैं। चिमाता का तात्पर्य दक्षिणी राजस्थान के ही आदिवासी लोग जो पहाड़ी क्षेत्रों पर जो खेती की जाती है उसे बोलते हैं चिमाता कहते हैं। और दजिया का मतलब ये होता है, इसको याद रखने के लिए दिमाग में, जो माता जी का जब मंदिर जो कहाँ होता है? पहाड़ों पे, यानी पहाड़ी क्षेत्र पे जो खेती करते हैं उसे चिमाता कहते हैं। और दजिया जो ही दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी लोगों के द्वारा मैदानी क्षेत्रों पर जो स्थानांतरित जो खेती करते हैं उसे अपन दजिया के रूप में जानते हैं। लेकिन एक शब्द और आता है, इसमें आता है सागड़ी। सागड़ी का तात्पर्य ये है कि यह जनजाति के लोग, कुछ जो बड़े लोग हैं उनके घर पे जो काम करते हैं उसको अपन सागड़ी प्रथा के नाम से भी जानते हैं। और वर्तमान में यह जनजाति या इस जनजाति के लोग मुख्य रूप से कृषि कार्य के अलावा कुछ अलग कार्य भी कर रहे हैं, और वर्तमान में सरकारी आरक्षण की वजह से कुछ नौकरी भी कर रहे हैं, कुछ मजदूरी भी कर रहे हैं, या अन्य काम भी अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए किए जा रहे हैं। ये जो अपन ने पूरा भील जनजाति के बारे में पढ़ा, अपन ने निवास, भोजन, वस्त्र, परिवार, भाषा, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, त्यौहार और विवाह के बारे में, इनके बारे में अपन ने विस्तार पूर्वक जानकारी दे दी है। अब किसी भी विद्यार्थी को इसके बारे में कुछ स्क्रीनशॉट लेना है तो 1 मिनट का समय है, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब कर दे पॉज करो। भील जनजाति संबंधी अपन ने संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। उसके बाद में अब प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित इस जनजाति से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें
ये टॉपिक जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, प्रमुख शब्दावलियों को लेकर के प्रतियोगी परीक्षा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कम से कम जो 7-8 जो शब्दावलियाँ हैं उसको अपन एक एक करके रूप में समझेंगे। सबसे पहली जो शब्दावली है वो आती कू। कू किसे कहते हैं? कू का तात्पर्य क्या होता है? कू का मतलब होता है बिलों का घर, बिलों का घर। दूसरा आता है टापरा। टापरा भी एक तरह से क्या होता है, टापरा कह दें या टापरी कह दें, इसे भी अपन बिलों के घर के रूप में ही जाना जाता है। एक होता है तीसरा फला। फला का तात्पर्य होता है भील जाति की बस्तियाँ, यानी कि भीलों की जो बस्तियाँ होती है उसको अपन फला के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फाल। फाल, ध्यान रखिए, फला अलग होता है, फाल अलग है। फाल का तात्पर्य होता है टापरा का समूह। टापरा का जो समूह होता है या घरों का जो समूह होता है उसे अपन क्या कहते हैं, फाल के रूप में जानते हैं। अगली चीज़ होती है, उसके बाद होता है गांव। गांव, गांव का हो गया फाल का समूह, फाल का समूह। अगला होता है पाल। पाल का मतलब होता है बहुत सारे गांव, गांवों का समूह। और गांवों के समूह को पाल कहते हैं। एक शब्द आता है, इसमें आता है पालवी। पालवी का तात्पर्य होता है गांव का मुखिया। गांव का मुखिया को बोलते हैं, पालवी कहते हैं। और एक शब्द और आता है आपका गमेती। गमेती को पटेल भी कहते हैं। ये होता है, गमेती का तात्पर्य होता है भीलों का मुखिया। भीलों का मुखिया। ये कुछ शब्दावलियाँ थी। कू का मतलब भीलों घर, टापरा घर, फला भीलों की बस्तियाँ, फाल का मतलब टापरों का समूह, गांव फाल का समूह, पाल का मतलब होता है गांवों का समूह, और पालवी का तात्पर्य होता है जो गांव का सबसे बड़ा आदमी जो उसका मुखिया होता है उसे अपन पालवी के रूप में जानते हैं। और जो गमेती या पटेल है उसे अपन भीलों का मुखिया के रूप में जानते हैं। अगला और आता है इसमें भराड़ी। मान लो प्रश्न आता है भराड़ी क्या चीज़ है? भराड़ी का मतलब ये होता है कि भील जनजाति की जो देवी होती हैं उनको बोलते हैं भराड़ी कहते हैं। उसके बाद एक और आता है टोटम। टोटम का तात्पर्य होता है भील जनजाति के जो देवता होते हैं उनको, देवता जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, टोटम के रूप में जानते हैं। अगली बात और होती है, एक शब्द होता है अटक। कि अटक शब्द का क्या तात्पर्य है? अटक शब्द का तात्पर्य ये होता है कि भील जनजाति के जो गोत्र होती हैं उनको अटक के रूप में जानते हैं। अगला वर्ड होता है खोयतू। खोयतू, खोयतू कहते हैं लंगोटी, वस्त्रों में पढ़ा अपन ने। उसके बाद आता है आपका कछाऊ। कछाऊ, कछाऊ पढ़ा अपन ने घाघरा। उसके बाद पढ़ा अपन ने पोत्या। पोत्या का तात्पर्य होता है जो भील जाति के जो पुरुष वर्ग है जो सापा पहनते हैं उसे बोलते हैं अपन पोत्या के रूप में जानते हैं। अगला होता है देपाड़ा। देपाड़ा, देपाड़ा का तात्पर्य होता है कि भील जनजाति के जो पुरुष है वो जो छोटी धोती पहनते हैं या तंग जो धोती पहनते हैं उसे अपन देपाड़ा के रूप में जान सकते हैं या जानते हैं। अगला आता है फालू। फालू, ध्यान रहे आप, फाल अलग चीज़ है, फालू है। फालू का मतलब होता है अंगोछा। फालू का मतलब होता है अंगोछा कहा जाता है। अगला एक और आता है, उसके बाद होते हैं दापा। दापा मैंने विवाह बताया था। दापा, दापा का तात्पर्य होता है वर पक्ष के द्वारा कन्या मूल्य चुकाना। वर पक्ष के द्वारा कन्या मूल्य को चुकाना। वर पक्ष के द्वारा कन्या मूल्य को जो चुकाया जाता है उसे अपन दापा के रूप में जानते हैं।
अगला आता है आपका एक शब्द होता है पीरिया। पीरिया पूछा जा सकता है कि पीरिया का क्या तात्पर्य है। पीरिया का मतलब ये होता है कि भील जनजाति की जो औरत है जब दुल्हन बनती हैं, यानी भील जो दुल्हन है, भील दुल्हन जब पीली साड़ी पहनती है, पीले रंग की जो साड़ी पहनती है उसे वो लोग पीरिया के नाम से जानते हैं। एक होता है सिंदूरी। सिंदूरी, पीरिया और सिंदूरी में ये फ़र्क है कि दोनों भील दुल्हन ही पहनती हैं, भील दुल्हन, लेकिन पीरिया में पीली साड़ी होती है और सिंदूरी में लाल रंग की जो साड़ी पहनती है उसे अपन सिंदूरी के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है एक और आता है नेक्स्ट नेजा। नेजा एक प्रकार का नृत्य है। कई बार आरपीएससी एग्जाम पूछा जा चुका है नेजा क्या है। नेजा एक प्रकार का नृत्य है। अगला आता है हाथीमना। हाथीमना प्रश्न आ सकता है कि हाथीमना किससे संबंधित है, कि अब नाम से स्पष्ट हो रहा है हाथी यानी किसी एलिफेंट संबंधित नहीं है। हाथीमना एक प्रकार का नृत्य है जो मुख्य रूप से भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। और कब करते हैं? शादी विवाह में, विवाह के उपलक्ष्य में हाथीमना नृत्य किया जाता है। इसके बाद में और शब्द आते हैं जैसे द्विचक्की। द्विचक्की भी एक प्रकार का भील जनजाति के द्वारा किया गया नृत्य है। अगला जो और आता है आपका मावड़ी, बता चुका हूँ कि भील जाति के द्वारा महुआ के वृक्ष से, महुआ से बनी हुई जो देसी शराब है उसे बोलते हैं मावड़ी के रूप में जानते हैं, जिस शराब को पी कर के होली के त्यौहार पर मदमस्त होकर नृत्य करते हैं। अगला जो आता है मावड़ी के अलावा अगले को आता है काटा या कट्टा। काटा कहो या काटा कहो, ये होती हैं भील जाति में जो मृत्यु भोज की जो परंपरा होती है। मृत्यु भोज की जो परंपरा होती है उसे अपन काटा के रूप में जानते हैं। एक होता है हलमा। हलमा का तात्पर्य ये होता है सामूहिक रूप से गृह निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन हलमा के रूप में जानते हैं। अगला और आता है, 3 शब्द मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको। एक आता है दजिया, एक आता है वालरा और एक आता है आपका चीमाता। ये तीनों ही शब्द कई बार पूछे जा चुके हैं। दजिया का मतलब आदिवासी जनसंख्या द्वारा की जाने वाली मैदानी क्षेत्रों में जो खेती होती है दजिया कहते हैं। वालरा दक्षिण राजस्थान के जो आदिवासी द्वारा जो खेती होती है उसे अपन वालरा कहते हैं। चीमाता दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों पर जो की जाने वाली खेती होती है उसे अपन चीमाता के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा भील जनजाति से संबंधित कुछ 2-3 बातें और आपको ध्यान रखनी है जो परीक्षा संबंधी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2-3 बातें ध्यान रखें। एक शब्द पढ़ा होगा आपने MBC, सेना की टुकड़ी है मेवाड़ भील कोर। प्रश्न पूछा जाए कि MBC की फुल फॉर्म क्या है, तो मेवाड़ भील कोर। प्रश्न कई बार आ चुका है कि MBC की स्थापना कब की गई, तो MBC की स्थापना की गई 1 जनवरी 1841 में MBC की स्थापना की गई। यानी कि जो सेना की जो टुकड़ियाँ हैं उनमें भील जनजाति की एक पर्टिकुलर एक टुकड़ी मिलती है, उसे बोलते हैं MBC। की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1841 में इसकी स्थापना की गई। अगली बात 1843 में भील समाज में संप सभा की स्थापना की गई। किसी संप सभा की, और स्थापना करने वाले थे गोविंद गिरी ने 1883 में संप सभा की स्थापना की गई थी। उसके बाद एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आती है आपकी 1921
1921 में मेवाड़ का हरिद्वार कहलाने वाला जो स्थान है वह मातृकुंड्या क्षेत्र है। 1921 में मातृकुंड्या में एक ही आंदोलन की शुरुआत की गई। अगली बात सबसे महत्वपूर्ण और आती है कि भील जाति के लोग जो हैं वह पुराने समय में जो महाराणा होते थे, महाराणाओं का जो तिलक करते थे वह तिलक अपने खून से करते थे। महाराणा का तिलक अपने खून से किया करते थे। कौन लोग करते थे? भील जनजाति के लोग करते थे। और लास्ट की बात एक और आती है कि केसरिया जी कहें या ऋषभदेव कहें, इन पर जो चढ़ी हुई केसर है इनको पीकर यह जनजाति कभी भी झूठ नहीं बोलती है। कौन सी? भील जनजाति। यह आपका भील जनजाति वाला टॉपिक समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी कमेंट हो आप आराम से दें मेरे को, कमेंट में आपको उत्तर मिलेंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।